आए ठहरे और रवाना हो गए। जिंदगी क्या है, सफर की बात है। तो जाहिर सी बात है कि इस सफर में इतनी मेमोरीज बनाओ जो जिंदगी की पहचान बने और सफर की खूबसूरती का एहसास कराएं। ऐसी ही यादों को बांटने का है वक्त। आज के एपिसोड में तकनीकी सहयोग है ओम प्रकाश शर्मा का। तो हो जाएं बातें दिल की सुषमा के साथ। नमस्कार, मैं हूं सुषमा। वरिष्ठ रंगकर्मी, राजस्थान की लोक कला, लोकनाट्य, ढूंढाड़ी भाषा के प्रचार प्रसार और संवर्धन में उल्लेखनीय भूमिका निभाने वाले लोक गायक, रंगमंच के कुशल अभिनेता, आकाशवाणी, दूरदर्शन, टीवी सीरियल्स, मूवीज और ऐसे कलात्मक मंचों की शोभा बढ़ाने वाले श्री ईश्वर दत्त माथुर। आप राजस्थान सरकार के इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट में जॉइंट डायरेक्टर के पद पर रहे हैं। जयपुर शहर की गुलाबी रंगत को अपने भीतर जज्ब करने वाली एक शख्सियत जिसे एक लगाव, जुड़ाव और प्यार है राजस्थानी संस्कृति, परंपरा, शालीनता, सभ्यता, सुंदरता से। तो आज हम अपने जयपुर को देखेंगे ईश्वर दत्त माथुर की नजर से। नमस्कार ईश्वर जी। नमस्कार सुषमा जी। जब नन्हा ईश्वर घर के बाहर की गलियों में खेलता, कूदता, दौड़ता, भागता, शैतानी करता था तो कैसा लगता था ये शहर तब उसको? आप तो मुझे अतीत में ले जा रही हैं। मैं कहता हूँ जी। कि जयपुर शहर नगीना, नीचे मिट्टी ऊपर चूना। ये सब वाह। गुलाबी शहर हमारा इतना खूबसूरत शहर, मैं कहता हूँ कि विश्व में ऐसा शहर कहीं आपको देखने को नहीं मिलेगा। और बचपन मेरा थोड़ा-सा बचपन चार दीवारी में कटा। थोड़ा-सा, ज़्यादा समय नहीं, फिर तो मैं बापू नगर आके रहने लगा। लेकिन हम्म। जयपुर शहर का अपना एक विशेषता है, उसकी अपनी एक पहचान है, उसकी परंपराएँ हैं, उसके अपने रस्म-व-रिवाज हैं और यहाँ के लोग तो इतने भोले-भाले लोग हैं, जो बहुत सच्चे और सीधे लोग हैं, जिनका मतलब मोटा खाना, मोटा पहनना, एक-दूसरे से प्यार, परंपराओं को निभाने वाले। तो ये शहर बहुत प्यारा-सा शहर है और बचपन की यादें तो इतनी ज़हन में समाई हुई हैं, वो इतनी मोटी परत है उसकी कि मैं चाहूँ तो भी उसको नहीं मिटा सकता, क्योंकि आपकी बचपन के जो संस्कार होते हैं वो आपको ज़िंदगी भर ढाँपे रखते हैं, वो आपको आगे बढ़ने की शक्ति देते हैं और आदमी का चरित्र का निर्माण उसी के आधार पर होता है। तो मैं भी उन सौभाग्यशाली लोगों में से एक हूँ, जिसको जयपुर शहर के वो संस्कार मिले, मेरे परिवार से वो संस्कार मिले। मैं एक क्या कहूँ कि जैसे आम मध्यम वर्गीय परिवार होते हैं, हम कायस्थ परिवारों में मैं भी वैसे ही एक परिवार में रहा, संयुक्त परिवार में पला-बढ़ा और संयुक्त परिवार में बच्चे कैसे पल जाते थे मालूम ही नहीं पड़ता था। जी। कभी कभी एक दूसरे की सोच फ़िक्र करते थे, कभी मालूम ही नहीं पड़ता था कि क्या कौन किसका बेटा है, कौन किसका नहीं है, लेकिन सब एक दूसरे की केयर करते थे। तो ये सब ऐसा ही कुछ मेरा भी बचपन बीता और वो हम्म। बचपन इतना प्यारा था कि वो कभी भूलता नहीं मैं। मिट्टी से बिल्कुल। जुड़ाव जब बचपन में हो जाता है तो वो मिट्टी आपको जिंदगी भर सींचती रहती है। बिल्कुल, और आपके जो व्यक्तित्व है उससे उसमें इस मिट्टी में आप सराबोर हो, ये हमें आपकी शख्सियत को देखकर पहचान उस बात की हो जाती है। तो कैसी जी। सौहार्दता, मेल-मिलाप, अपनापन पाते थे आप शहरवासियों में? खास उत्सवों की बात, विशेष दिनों पर एक साथ मिलकर परंपरागत रूप से त्योहार मनाने की बात हो, कैसा था सब कुछ? हमें ले जाइए उस वक़्त में। मैं अगर बात करूँ तीज त्योहारों की और जयपुर के शहर की परंपराओं की, तो सुषमा जी मुझे याद आता है कि घर में छोटा-मोटा जैसे कोई सालगिरह वगैरह भी हो ना, तो वो एक उत्सव जैसा ही लगता था। 100 डेढ़ 100 आदमी इकट्ठे हो जाना तो बड़े स्वाभाविक आम बात होती थी बड़े घरों में, क्योंकि हम संयुक्त परिवार में जब रहते थे, तो 30-32 लोग तो हम वैसे ही थे, चाचा बाबाओं के सब मिला के। लेकिन हुँ। वो जो समय था उसका जवाब ही नहीं था। कोई भी त्योहार होता था, घर में सुबह से ही एक उत्सव का सा माहौल होता था। महिलाएँ रसोई में लगी हुई हैं, उस वक़्त ज़माने में तो गैस होती नहीं थी, तो मेरी माँ, दादी, चाची ये सब चूल्हे पर खाना बनाया करती थी और 100 डेढ़ 100 आदमियों का खाना बहुत सहज रूप से बन जाया करता था और सिंपल खाना होता था। आज की तरह बहुत दिखावटी कुछ नहीं था, लेकिन उसमें तृप्ति थी, उसमें एक था और फिर सबसे बड़ी बात ये थी कि बाँट के खाने वाली एक बात थी।
परिवारों में जो कुछ होता था, पड़ोसियों के जा रहा है, रिश्तेदारों के जा रहा है, उनके यहाँ कुछ बन रहा है तो वो हमारे यहाँ आ रहा है। वो उससे सोसाइटी की बॉन्डिंग ज़बरदस्त होती थी और वो चीज़ें आज हम मिस करते हैं मुझे लगता है। वो शहर तीज त्योहार सावन लगा नहीं, जो हमारे यहाँ जैसे कहावत कहते हैं कि तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर। त्योहार शुरू हुए नहीं और बस रोज़ कुछ न कुछ बन रहा है। आज पकोड़े बन रहे हैं, आज क्या नाम से नाग पंचमी है तो कुछ और चीज़ बन रही है। इस तरह से एक बड़ा अच्छा-सा माहौल था और बड़ा अच्छा लगता था वो सब चीज़ें। बिल्कुल। और जयपुर की बात करें तो यहाँ की गणगौर, तीज की सवारी और जो सकरात पे हल्ला मचता है, वो दिन हाँ, याद हाँ, करते हैं हाँ। तो कैसा लगता है? अरे क्या बात है! मैं कुछ लाइनें एक कवि की मुझे आचार्य निडर थे, उन्होंने जयपुर के खान-पान पे लिखा था कि हुँ। गूंजी आमेर की दाल सांगानेर की और नेकी की बर्फी प्रसिद्ध मित्र मानिए, लड्डू, कचौरी, सलोनी, सेव खस्ता ले, सब्जी दाख खेरला घोड़ रुचि जानिए। घेवर गणगौर के फीकी सकरात पे, फीणी सकरात पे, चूरमा दाल बाटी बेला बखानिए, निडर बैठ बागों में गोष्ठी करा तो आप कच्ची रसोई को सर्वोपरि जानिए। तो जयपुर का तो ये तासीर थी और जयपुर के आदमी की एक खास बात ये भी थे कि भाई मेला ठेला गोठ गुगरी गोविंद गोपीनाथ। जरा सा मौसम बढ़िया हुआ नहीं और फौरन अपने बगीचियों में चले जाते थे। वहां पर ठंडाइयाँ छन रही है, परिवार के बच्चे खेल रहे हैं, महिलाएं खाना बना रही है और खा रहे हैं। तो ये अलमस्त जीवन था, कोई निश्चिंत, कोई चिंताएं नहीं थी, कोई फिक्र नहीं थी और जो कुछ भी समस्याएं होती थी वो सामूहिक रूप से निपटा ली जाती थी। ये था हुँ। जयपुर। बिल्कुल। और जो चारदीवारी की आपने बात की थी, हालाँकि आप बहुत थोड़ा वक़्त रहे हैं, लेकिन फिर भी क्योंकि जयपुर उस पुराने जयपुर को आपने देखा है, चारदीवारी के अंदर का माहौल भी बड़ा ही खूबसूरत हुआ करता था और हमें बताया जाता था कि जब पतंगे अंदर उड़ती थी और जिस तरह से पेच लड़ाए जाते थे, तो बहुत हाँ, ही हाँ, खूबसूरत क्या माहौल बात! बनता था। संक्रांति पर तो हम अपने शहर के मकान ही जाते थे, वहीं पतंग उड़ाने का मज़ा आता था और जो चिल्लाते थे, जो उसमें एक अपनत्व होता था। अरे वो काट्यो, अरे वो की उन्हें लगे वो डंकलदारे ने तोड़ दियो, ऐसा मज़ा आता था उसमें। और आप देखिए जयपुर के अंदर जो जब आपने अभी जैसे इसकी बात करी कि भई तीज त्योहार, तो जैसे कोई सालगिरह के अलावा भी जैसे कोई नावण जलवा है, अठवासा है, कोई गंगा जी जाके आया है तो शीशी की पूजन है, शीशी खोलना भी होता था। तुलसी जी का हुँ, ब्याह होता था। अब ये रस्में आज दिखाई नहीं देती है। 400-500 हुँ। आदमियों का तो काम बहुत ही आराम से हो जाता था उस वक़्त। तो अच्छा लगता था जयपुर का शहर में और शादी ब्याहों की अगर मैं याद करूँ, तो बहुत दिखावा नहीं होता था जयपुर शहर में। आज तो हम सब दिखावे की होड़ में बहुत सारा काम करते हैं। चौकोर पत्थर की सड़कें थी, शहर पूरे चांदपोल शहर में ऑलमोस्ट। तो आप देखिए चौराहे के ऊपर 2 कनातें लगाई, पंगत बिछाई और वहीं पर सब लोग जीम लेते थे। और खाना भी हुँ, क्या होता था? बहुत सिंपल खाना होता था, पूड़ी भुजे, आलू का साग, टिपोरे, घोड़ और कोई पैसे वाला है तो 2 मिठाई ज़्यादा कर दी। बस यही खाना था और उसमें तृप्ति थी। उसमें हुँ, खाने में तृप्ति थी। कोई कोई दिखावा पर कुछ भी नहीं होता था। ये था मज़ा उस हुँ। शहर का। बिल्कुल, खाने-पीने की बातें जो हो रही हैं, तो वाक़ई मुँह में पानी आ गया और वैसे भी जयपुर शहर की तो भई खान-पान को लेकर अनूठी पहचान रही है ना? जी। अब दाल-बाटी चूरमा हो, मतलब क्या बात है, पूरे अजी विश्व में मुझे लगता है ये बड़ा ही फ़ेमस है। बहुत फेमस है। अब थाल की बर्फी, मिश्री मावा, हैं? आप देखो कचौड़ी, जलेबी, ये ऐसी चीज़ें हैं जो लोग दूर-दूर से लोग याद करते हैं कि यार जयपुर की जलेबी तो खाएँ, कचौड़ी तो खाएँ। इसका मज़ा ही कुछ और था। सब कल-जुगा के जाएँ, वहाँ से कुछ लेके आएँ। तो ये सब चीज़ें आज भी सोंधिया का मोहनथाल आज भी मशहूर है और चल रहा है, खूब चल रहा है। हुँ, तो ये जयपुर शहर की एक खास बात है और ये अच्छी बात है और जयपुर केवल खान-पान में ही नहीं, पहनावे में, गहने-गाँठे में, हस्तकला में, जयपुर शहर तो एक जिसे कहते हैं विविधता का एक मतलब अनुपम उदाहरण है। यहाँ पर जो है कलाओं का संगम है, विविधता बिल्कुल। भरी पड़ी है और रंगमंच की यही बात करें, लोक नाट्य की जी, बात करें, गायन, वादन, नृत्य, अभिनय बहुत ही नामी कलाकार राजस्थान ने दिए हैं देश को और यहाँ की जी, परंपरागत कलात्मक शैलियों ने अपना विशेष स्थान बनाया है विश्व पटल पर और आपने तो जी। इनके प्रचार-प्रसार में विशेष भूमिका आप निभाते आए हैं। तो क्या है आपकी नज़र में यहाँ के विशेष आकर्षण? एक-एक करके सु अगर हम उन सभी कलाओं की बात करें तो? सुषमा जी जयपुर के अंदर राजा थे, हुँ, उन्होंने गुणीजन खाना बनाया और गुणीजन खाने में कलाकारों को बुलाया, उनको रखा
और उनसे कहा कि भैया तुम्हें और कुछ नहीं करना है, अपना काम करो और गाओ बजाओ और आनंद करो। वो उससे यहाँ के कलाकारों को बड़ा प्रश्रय मिला। आप सोच सकते हैं कि ध्रुपद, यहाँ पर बैराम खां डागर जैसे कलाकार हुए, अलादिया खां साहब जिनके नाम से शास्त्रीय संगीत का बड़ा घराना चलता है, लेकिन फिर वो धीरे-धीरे महाराष्ट्र चले गए, कोल्हापुर, और मोगूबाई हुँ, कुर्डीकर और बाद में उनकी बेटी गान सरस्वती के नाम से मशहूर हुई। तो जयपुर का कथक जो कि शेखावाटी से यहाँ आया, नारायण प्रसाद जी जैसे कलाकार, बड़े-बड़े कलाकार यहाँ पर हुए। तो हम जयपुर में कलाकारों की तो कोई गिनती अगर करें तो कोई बहुत ही कम रहेगी वो गिनती। और तमाशे हर जगह, चौकड़ियों में तमाशे होते थे। आज भी वो परंपराएं चल रही है, निभा रहे हैं लोग। लेकिन जयपुर शहर की रंगत कुछ और होती थी। हर त्योहार पे एक अलग आनंद होता था। हर त्योहार हुँ, पे एक आनंद होता था। आपको मैं याद कराना चाहूंगा, कई मंदिरों में आज भी नरसिंह जी की झांकी निकलती है। और जी, ये इतनी बढ़िया ये चीज़ होती है कि आप सोच ही नहीं सकते। जैसे ब्यावर में बादशाह की सवारी निकलती है, सामर में बादशाह की सवारी निकलती है। तो एक व्यक्ति को नरसिंह जी का अवतार बनाया जाता है। उसको कई दिनों से, मतलब उसको खाना-पीना उसका रोक के भांग-वांग पिलाई जाती है और उसको नरसिंह जी का मुखौटा निकाला जाता है और वो सड़क के ऊपर चलता है झूमता हुआ और बच्चे उसके पीछे दौड़ रहे हैं। 2 घड़ी की ढील छे, रावण मार्यो जाए लो। और महिलाएँ अपने छोटे बच्चों को उनकी गोद में देती हैं। उनके उसमें से जटा में से वो बाल निकाल के बच्चे को ताबीज़ पहनाती हैं। ये इस शहर की कल्चर थी। कहते हैं कि भई इससे कोई ऊपरी बाधा नहीं आएगी। तो ये इस शहर का कल्चर रहा है और आज भी चल रहा है ये काम। ऐसा नहीं है कि आज नहीं चल रहा, लेकिन वो अपेक्षाकृत वो बातें अब नहीं दिखाई देती। ये यहाँ का हुँ, आनंद है। बिल्कुल, और बहुत सी कलाएँ हैं और आप तो बहुत पुराने रेडियो और दूरदर्शन से जुड़े हुए वो शख्सियत हैं जिन्होंने बहुत ही एक्टिवली पार्टिसिपेट किया इन सब चीज़ों में। सुषमा जी, अगर मैं कहूँ कि मेरे विकास में अगर बड़ा योगदान है तो रेडियो का, आकाशवाणी का बड़ा योगदान है। और हुँ, छुटपन से ही मुझे, क्योंकि कायस्थ परिवार में जन्म लिया, मेरी माँ भी गाया करती थी। हमारे यहाँ देवी जी की स्तुति अक्सर गाते हैं, घर में मंदिर था। तो हुँ, हम लोगों को गाने का एक जो होता है ना, एक बाल्यकाल से ही एक शौक लगा दिया जाता है या फ़ोर्सफुली व्हाटएवर इट इज़। लेकिन वो एक चीज़ मेरे ज़हन में बैठ गई। मैं पहली बार रेडियो गया तो मुझे लगा ये वाक़ई बहुत अच्छी जगह है। हम यहाँ बोलते हैं और सब लोग सुनते हैं। इससे अच्छा तो और कोई माध्यम हो ही नहीं सका। और तब से जी। मैं आकाशवाणी से जुड़ गया बचपन से। फिर स्कूल में भी उसी तरह से मुझे प्रमोट करने वाले अध्यापक मिल गए। उन लोगों ने मुझे प्रमोट किया। युवावाणी की शुरुआत हुई, मधुमालती जी यहाँ आई थी तो हमने उसमें भी गाना शुरू किया। गंगा प्रसाद जी माथुर जैसे यहाँ पर रेडियो नाटक के बड़े पुरोधा थे। तो थोड़े से हुँ, उन दिनों फैमिली प्लानिंग के नाटक होते थे तो वो किए। फिर बाद हुँ। में तो रेगुलर उसमें आ गया। तो आकाशवाणी तो मतलब संस्कार देने के लिए और एक ट्रेंड करने के लिए एक बड़ा माध्यम है और हम शुक्रगुज़ार हैं कि आकाशवाणी ने हमें ऐसा अवसर दिया और आज भी वो क्रम जारी है। और लोक गायक के रूप में भी आपने बहुत ख्याति प्राप्त की है, आपके एल्बम्स हैं, कैसेट्स निकले हैं। जी, जी। वो मैंने आपको बताया कि जो जैसा जिसकी रुचि होती है वो उसको वैसा ही परिष्कृत कर लेता है। तो लोक संस्कृति से मेरा थोड़ा-सा जुड़ाव शुरू से ही रहा है। मैं आज भी इस बात पे गर्व करता हूँ कि मैं ढूढ़ारी बोलना पसंद करता हूँ। क्योंकि मैं या मानूँ छूँ कि जो आदमी आपा की माटी से न जुड़ियो, आपकी भाषा से न जुड़ियो, वो को कोई फिर कोई और ठिकानों को ने। आप कितनी भी भाषा सीख लो, जो आदमी अपनी भाषा से कट गया, वो दुनिया में उसको कोई स्थान नहीं मिल सकता। तो ढूंढार एक ऐसा प्रदेश था, ऐसी भाषा है। अच्छा, अब मैं आपको एक सिर्फ उदाहरण देके बताना चाहता हूँ। आप कहेंगे हुँ, कि खाना खा लिया क्या? नहीं, मैंने अभी नहीं खाया। हैव जी। यू टेकन योर लंच? नो, नो, आई डिडन्ट हैड। और आप जयपुरी में पूछो, "भैया रोटी खा ली गई?" टच किया और हो गया ना। तो आप देखिए कैसे ये इसका कोई अनुवाद भी नहीं हो सकता। इसकी कोई 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 मैं टचकारा करने से काम। हमारे यहाँ अदब का एक आपको मैं उदाहरण देना चाहता हूँ। मेरे दादा के सामने मेरी माँ खड़ी नहीं होती थी, चौक में बैठ जाती थी। थोड़ी देर पाँव से ऐसे आगे बढ़ के उखड़ू चल के और फिर आगे खड़ी होके जाती थी। और कभी कोई बात भी करनी हो, बाबा ने अगर कोई बात पूछी हो तो वो टचकारे में या नाड़ हिला के जवाब देती थी। ये हुँ, अदब होता था शहर का, ये शहर का अदब होता था। तो खैर वो पुरानी बातें थी। आज तो शिक्षा का प्रसार हो गया है घर-घर में।
लेकिन तो शिक्षा जी। ये नहीं सिखाती कि आपको कि आप अपने संस्कारों को भूल जाएँ, अपनी ज़मीन से हुँ, कट जाएँ या अपनी माटी से हुँ। कट जाएँ। बहुत ही खूबसूरत तस्वीर आपने उस जयपुर की हमारे सामने रखी है अपने शब्दों से, अपनी ढूँढाड़ी से। तो शहर में वक़्त के साथ आई बदलाव की बयार को कब और आपने कैसे महसूस किया? सुषमा जी, बदलाव एक दिन में नहीं होता। बदलाव हुँ, एक क्रमिक क्रमिक वो है, मतलब जिसे ना शनैः-शनैः होता है। और बदलाव तो मैं सोचता हूँ कि बेसिक तो पहले आदमी का मानसिक रूप से बदलाव होता है, तब वो फिर वो और चीज़ों में बदलाव करना शुरू कर देता है। जैसा कि मैंने आपसे पहले कहा कि पहले एक संयुक्त परिवार प्रणालियाँ थी। हुँ, धीरे-धीरे परिवारों का बढ़े बढ़े थोड़ा जैसे-जैसे वृद्धि हुई, तो एकाकी परिवार की अवधारणा ने जन्म ले लिया। अब एकाकी परिवार का अवधारणा हुई, लोग एक-दूसरे से थोड़े-से अलग होने लगे परिवार में से। फिर शिक्षा के प्रसार अच्छा है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उससे महत्वाकांक्षाएँ बहुत बढ़ गई। और जब महत्वाकांक्षा बढ़ गई, तो उससे आदमी कि केवल एक सेंट्रलाइज़ हो गया, केवल मैं और मेरा, इसके आगे हुँ। उसने कभी सोचा नहीं, जो कि ये अवधारणा संयुक्त परिवार में नहीं थी। आप सोच सकते हैं कि जब पहले कभी घर में बच्चा बीमार होता था, कौन अस्पताल दिखा लाता था, किसने दवाई दिला दी, मालूम नहीं पड़ता था। जी। आज वो स्थितियाँ नहीं हैं। आप अगर किसी दुविधा में आज हैं, ये मैं आपको नुकसान बता रहा हूँ विकास का। आज अगर आप किसी दुविधा में हैं, तो रिश्तेदार तो बाद में आएगा, पड़ोसी भी आ जाए, ये बहुत बड़ी बात है। ये बड़ी ये एक शहर का जो फ़ितरत बदल गई, मैं वो करता हूँ। जबकि दूसरी तरफ ये था कि अगर किसी को मालूम पड़ता था कि कोई मेरा रिश्तेदार या भाई दुविधा में है या उस मुसीबत में, लोग आगे चल के खुद आते थे। आज भी हुँ, हुँ। बहुत टिप्स पर ये चीज़ रह गई है, लेकिन ऐसा शहर में बदलाव आ गया और बदलाव केवल मन स्थितियों में आ गया है। पहले तो ये होता था कि कोई शख्स आए तो खाना खाऊँ, और आज ये इंतज़ार करता हूँ कि ये चला जाए तो खाना खाऊँ। बिल्कुल सही कह रहे हैं। सिर्फ़ ये बदलाव आ गया है। शहर हुँ, में कोई भी अतिथि आता था, तो वो बिना खाना खाए नहीं जाता। तो जो जिस टाइम आया उसको उसी टाइम मनवार होती थी। पूछना भी गुनाह होता था कि भाई खाना खाएगा क्या? अरे भाई खाने के टाइम आया तो अंडरस्टूड है कि वो खाना खाएगा ही, ये तय था। ये जयपुर शहर का कल्चर था। और इसी खूबसूरत कल्चर की वजह से मुझे लगता है जो पुरानी बातें हम सुना करते थे और हमारे साथ भी ऐसा हुआ कि लोग जब यहाँ आते थे, चाहे वो ट्रांसफ़र होके आए हैं जॉब में या काम करने आए हैं, तो बहुत जी, से लोग ये सोचते थे कि बस अब यहाँ आए हैं तो यहाँ से कहीं नहीं जाएँगे। बिल्कुल इवन बि अगर मैं अपने पापा का एग्ज़ाम्पल दूँ तो उन्होंने जो ट्रांसफ़र जब जयपुर लिया उसके बाद उनका कहीं जाने का मन नहीं हुआ और उन्होंने यहीं घर ले लिया। तो आपने बिल्कुल, आपने एक बहुत प्यारी बात कही है कि जयपुर ऐसा था, जो अपने में जी। संजो लेता था सभी को। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। आपको मैं बताऊँ कि जब जयपुर की स्थापना हुई और महाराज ने जब यज्ञ किया गढ़-गणेश पर, तो ग आप आज भी देखें कि गढ़-गणेश की जो बाल स्वरूप गणेश जी की प्रतिमा है, उसका मुँह जयपुर की तरफ है। जी। उसका मुँह जयपुर की तरफ है। वो बाल स्वरूप गणेश जी गढ़-गणेश पे विराजे हुए हैं, और महाराज ने गणेश जी से हाथ जोड़ के कहा था, "महाराज, माँ का जयपुर को ध्यान राखजो एंड जो भी आवे उन्हें शरण दीजो।" तो ये आज भी मान्यता है। और आप तो इसकी बात कर रही हैं, साउथ के लोग यहाँ आए जयपुर में और उन्होंने यहाँ मकान बना लिए। वो यहीं रह रहे हैं, वो जाना ही नहीं चाहते। हुँ, जयपुर शहर पूरे देश में आज भी बहुत शांत स्थान है। यहाँ गुलाबी शहर है, गो दूसरी काशी के नाम से मशहूर है। यहाँ जो एक आत्मीयता है, यहाँ पर जो एक शांत वातावरण है, यहाँ जो एक सुकून है हवा में, वो आपको देश में और कहीं दिखाई नहीं देता। हुँ, आप मुझे थोड़ा-सा सौभाग्य मिला है कि मैं 10-12 देशों का मैंने विज़िट भी किया। लेकिन बिल्कुल। जयपुर ही है, जयपुर जैसा शहर मिला ही नहीं कहीं मुझे। ऐसे बाज़ार कहीं नहीं मिले, ऐसे लोग कहीं हुँ, नहीं मिले, ऐसी रंगत कहीं नहीं मिली। यहाँ की हवा में वो सुकून है जो आपको दिल को शांति देती है, एक आत्मिक बिल्कुल, सुख देती है, वो कहीं नहीं जी। मिलता। तो आपको लगता है कि विकास के साथ-साथ क्या कुछ बहुत कुछ पुराना समाप्त हुआ है या उसे सहेजा गया है या नहीं? ये कहना बड़ा मुश्किल है। विकास, देखिए जैसा कि मैंने कहा कि विकास तो एक सतत प्रक्रिया है, वो होगी। लेकिन परंपराओं को सँभालना, संजोना, ये पीढ़ी का काम है, जो हम हस्तगत करते हैं अपनी पीढ़ी को। आज मेरी जैसी पीढ़ी के लोग जब जाएँगे, तो हम अपने पीछे क्या छोड़ जाएँगे, इस बात पर विचार करना चाहिए।
तो कम से कम हम अपनी परंपराएं, हम अपने रिचुअल्स, तीज त्योहार, खान पान, रहन सहन, घर का जो चरित्र है, घर का जो अदब है, घर का जो संस्कार है, कम से कम ये एक ऐसी स्थायी चीजें हैं जो आपको अपने परिवार की पहचान देती है, आपको व्यक्तिगत पहचान देती है। आदमी की पहचान चित्र से नहीं, चरित्र से होती है। तो चित्र में तो आप देखते हैं सुबह फोटो छपती है, अरे यार छप गई होगी, 10 मिनट बाद वो चीज़ बेकार हो जाती है। लेकिन अगर आपने किसी के साथ कोई व्यवहार अच्छा किया है, तो आदमी उसको ज़िंदगी भर याद करता है। तो ये हुँ, चीज़ें बहुत ज़रूरी है, उसको संजोने की ज़रूरत है। आज की पीढ़ी उस चीज़ को लैग कर रही है। कुछ लोगों में अभी चेतना वापस आने लगी है, क्योंकि जब आदमी की पहचान गुमने लगती है, तो वो वापस अतीत के पन्नों की तरफ आता है। अपने अतीत के पन्ने टटोलता है और मुझे खुशी है कि कुछ बच्चों ने आज ये टटोलने शुरू किए हैं कि हम अपने फ़ोर-फ़ादर्स को जानें। पूरी दुनिया अंकल-आंटी में सिमट के रह गई, रिश्ते मौसी कहाँ गई, बुआ जी कहाँ गई, बड़ी बुआ जी कहाँ गई, छोटी दादी कहाँ गई, पता ही नहीं कहाँ चले गए वो लोग। तो अंकल आंटी से दुनिया नहीं चलेगी। रिश्तों के अंदर जो अपनातो है, जो केयरनेस है, वो कहीं नहीं मिलेगी। तो ये सब चीज़ें हमको सँभालनी पड़ेगी। हाँ, वक़्त के साथ-साथ विकास भी ज़रूरी है। जैसे आज विकास के नाम पर मोबाइल आया है, बहुत अच्छी बात है कि मोबाइल आना चाहिए। लेकिन 6 घंटे हम मोबाइल पे गुज़ार रहे हैं, आने वाली पीढ़ी भी इसी बात पर अड़िग है, तो फिर आपके पास अपना क्या बचा? हमने दिमाग से काम लेना बंद कर दिया। दिमाग पर ज़ोर डालना, एआई एक ऐसी चीज़ आ रही है, मैंने सुना है आजकल की, पता नहीं वो तो सब कुछ ही बदल देगी। तो हुँ। ये इन चीज़ों से थोड़ा-सा बचते हुए अपने वजूद को बचाने के लिए ये सब चीज़ें ज़रूरी है कि अपनी मिट्टी से जुड़े रहें, अपनी परंपराएँ से जुड़े रहें, अपने संस्कारों से जुड़े रहें, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। बिल्कुल और जयपुर जो इतनी खूबसूरती लिए हुए था, उस पुराने जयपुर से आज का जयपुर काफ़ी अलग है। तो आज के जयपुर में क्या सबसे ज़्यादा आप मिस करते हैं? जयपुर में सबसे ज़्यादा मैं मिस यही करता हूँ कि जो हमारी परंपराएँ थी, वो सिर्फ़ हुँ, अब औपचारिक रूप से ना निभाई जाए, उनमें वही भाव डाले जाएँ, तो मुझे लगता है कि जयपुर बहुत खूबसूरत और हो जाएगा। हम अपने पहनावे से शर्मिंदगी ना करें। दूसरा, आज जो विकास के नाम पे दिखावा दिखावा जो बहुत चल गया है। पहले अभाव थे, पर अभाव में सुख था। साधन कम थे, पर सुख बहुत था। आत्मिक शांति बहुत थी। आज विकास हो गया है, पैसा भी लोगों के पास है, उनका मतलब जो परचेज़िंग पावर बढ़ी है, लेकिन दिल में सुकून नहीं है। आप घर-घर की यही कहानी है। वो हुँ, सुकून कहाँ से आएगा? वो सुकून आएगा जब आपका आत्मिक भाव अच्छा होगा। जब हम अपने एक-दूसरे के प्रति सौहार्द का भाव रखेंगे, सहनशीलता का भाव रखेंगे, सहयोग का भाव रखेंगे, वो सब चीज़ें बहुत कम देखने को हो रही है। तो वो सब चीज़ें बढ़नी चाहिए, मैं सोचता हूँ। हुँ। और आपने ज़िक्र किया था कि देश-विदेश में काफ़ी यात्राएँ आपने की हैं, मतलब यूँ कहें कि वर्ल्ड टूर किया है एक तरह से और भारत में भी आप बहुत जगह घूमे हुए हैं। तो तुलनात्मक रूप से जयपुर को आप कहाँ पाते हैं? मैंने पहले ही कहा कि जयपुर तो जयपुर ही है, जयपुर जैसा शहर कोई दूसरा होता ही नहीं है, मुझे दिखता ही नहीं है। क्योंकि कहीं भी जब 10-15 कहते हैं ना, जब आप कहीं भी ईस्ट हो या वेस्ट, होम इज़ द बेस्ट। तो जब हुँ, आप घूम फिर के कहीं से भी आते हैं तो अपना घर सबसे प्यारा लगता है। मुझे लगता है और जगह भी शायद ऐसा होता होगा। लेकिन हुँ, जयपुर का जो चारित्रिक विशेषताएँ हैं, जो यहाँ की विशेषताएँ हैं, वो इस शहर को खूबसूरत बनाती हैं। आज दुनिया भर का पर्यटक यहाँ आता है, तो वो यहाँ की भौगोलिक, यहाँ की बसावट को देख के हतप्रभ रहता है, यहाँ की कलात्मकता को देख के हतप्रभ रहता है, यहाँ की वास्तुकला को देख के हतप्रभ रहता है, यहाँ के खान-पान, पहनावा, चटक, रंग, लोगों के रिचुअल्स, गहने, क्या-क्या चीज़ें जो ऐसी हैं, नहीं हैं, जो लोगों को आकर्षित नहीं करती हैं। और अपना शहर तो अपना ही होता है, जिसमें आदमी को एक सिक्योर्ड महसूस करता है कि हाँ, ये मेरा शहर है। आज मैं हुँ। आवाज़ दूँगा तो 5 लोग इकट्ठे हो जाएँगे। तो जयपुर शहर बहुत रंगीन शहर है, बहुत सुखी इसमें रहता है आदमी, सुकून की ज़िंदगी जीता है, आनंद लगता है। तो जयपुर तो जैसा कोई शहर मुझे लगता ही नहीं है। नगीना है मेरा जयपुर, नगीना हाँ, है। राजस्थान की लोक कलाओं के प्रचार-प्रसार में एक विशिष्ट भूमिका आपने निभाई है। आज भी उसके संवर्धन में आप प्रयासरत हैं। इसके लिए विभिन्न सम्मानों द्वारा भी आपको नवाज़ा गया है। तो कैसे चल रहे हैं आपके ये प्रयास और कितना प्रभाव इनका हो रहा है? क्या आपकी कोशिशें चल रही हैं? सुषमा जी, राजस्थान जैसा मैंने कहा कि एक बहुत ही विशिष्ट प्रदेश है।
इस ऐतिहासिक दृष्टि से यहाँ के के किले, यहाँ का अगर पुराना इतिहास भी देखा जाए तो वो भी बहुत वीरता का इतिहास रहा है। जी, पहनावा अच्छा रहा है, खान-पान अच्छा रहा है और पर यहाँ का लोक संगीत, लोक नाट्य इतना ज़बरदस्त है। अगर हम मराठी नाट्य संगीत की बात करते हैं तो उनके पास तो केवल एक मराठी नाट्य संगीत ही है। हमारे हुँ, यहाँ का तो जैसे जो कण-कण में रेतीले राजस्थान के कण-कण में अगर हवा का सन्नाटा भी अगर रात को चलता है तो वो भी सुर में चलता है। और जी, जब आप कभी जैसलमेर की तरफ अगर जाएँ और सम के धोरे पर रात बिताएँ तो एक अनजान आदमी को तो रात को वो ऐसा डरा देगी वो चीज़ कि यार ये क्या हो रहा है? इतना खूबसूरत ये यहाँ का संगीत है और क्या नहीं है, जन्म से लेके मरण तक का संगीत हमारे यहाँ है। बिना स रिदम के यहाँ कुछ है ही नहीं, हर चीज़ लय से बंधी हुई है। लय ना हो तो प्रलय हो जाए, ये स्थितियाँ हैं हमारे यहाँ। हमारे यहाँ पेशेवर लोक गायक हैं, जिन्होंने आज विश्व में परचम फहराया है हमारे राजस्थान के लोक संगीत का। लोकनाट्य लोकनाट्य कुचामणी ख्याल था, चिड़ावी ख्याल था, ये चल रहा है, अभी भी चल रहा है। तुर्रा किलंगी है, माच है, भवई है, हमारे हेला ख्याल है। इनका इनका कोई सानी नहीं है। इनका इस जोड़ के और कोई आपको तमाशे या ख्याल या संगीत में कोई ऐसी चीज़ें देखने को कहीं भी पूरे हिंदुस्तान में या विश्व में कहीं नहीं मिलेगी। ये हमारी मतलब धरोहर है, इसको हमको बचाना है। हमारे यहाँ लोक संगीत के लिए जो कलाकार हैं, लंगा, मांगणियार ये मेवात के बहुत सारे कलाकार, ये इन कलाकारों ने हमारा बड़ा नाम किया है। जैसे ज़रूरत मांड है के लिए भी जी, 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 मांड अलाजी लाई बाई बड़ा मशहूर हुँ, नाम बीकानेर के अलाजी लाई बाई जिनको मैं नानी कहता था। तो ख़ैर जी, ये हमारी रग-रग में बसा हुआ है और ज़रूरत है इनको थोड़ा-सा प्रश्रय देने की। राजाओं के टाइम में तो थोड़ा राज्याश्रय मिलता था, तो काम चलता था, ब्रेड एंड बटर की व्यवस्था हो जाती थी। आज लोक संगीत और लोक कलाएँ बतौर फ़ैशन तो लोग करना चाहते हैं, लेकिन उनको संरक्षण करने के लिए कोई विशेष ठोस कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। अक्सर आपने देखा होगा शादी-ब्याहों में लोग चाहते हैं, "अरे यार, एक कलाकारों की टीम बुला दो ज़रा यार, 2-1 घंटे अच्छा मजमा लगा दे।" तो कलाकार हुँ, मजमा लगाने के लिए नहीं है। कलाकार सुनने के लिए है, उसके भाव को समझने के लिए है। वो आपके मतलब कहना चाहिए आपकी पूरी संस्कृति को दर्शाता है वो। तो उनको थोड़ा-सा थपथपाने की ज़रूरत है, उनको थोड़ा-सा वो साउंड करने की ज़रूरत है, आर्थिक साधन उनको दीजिए, उनको थोड़ा-सा मदद करिए, ट्रेनिंग पार्ट उनका अच्छा करिए। तो आज राज्याश्रय नहीं है तो ये सरकार के अपने स्तर पर होना चाहिए, अकादमियों के स्तर पर होना चाहिए। लेकिन वही है कि अब बहुत सारी चीज़ें हैं, उन पर एक लंबा बहस है, उस पर कभी और चर्चा करेंगे। लेकिन लेकिन चल हाँ, रहा है काम आपकी किसी तरह से। कोशिशें इसको लेकर लगातार चल रही हैं, ये बहुत ही खूबसूरत बात है कि मुझे इन कलाओं से आप दिल से जुड़े हुए हैं। मैं आपको बताता हूँ बहरूपिया अपने आप में कहने को तो कह दे कि यार ये भांड है, लेकिन भांड बनना बहुत मुश्किल है। अपने आप को रंगना और लोगों का मनोरंजन करना कितना मुश्किल है। हमारे बांदीकुई के कलाकार हैं। अभी हाल ही में भीलवाड़ा जिले के जानकीलाल भांड को पद्मश्री मिली है। मैंने उनके साथ काम किया अपना उत्सव में। आपको मैं हुँ, बताना चाहता हूँ कि आज अगर एक कलाकार बंदर का स्वांग भरता है, तो 2-250 रुपए तो उसके रंग के खर्च हो जाते हैं। अब 700 रुपए के पेमेंट में आप बताइए वो घर का पेमेंट, उसमें वो 200 रुपए का रंग भी लगाएगा और बाकी बच्चे भी पालेगा, उसको स्कूल भी जाना है, उसके बच्चे को मोबाइल भी देखना है, पहनना भी है। आप सोचिए कितना मुश्किल होता है ये सब काम। लेकिन इन हुँ। सब के बावजूद वो अपनी परंपराओं को अभी तक जीवित कर रहे हैं, चल रहे हैं। ये बड़ी बात है। कुछ चिड़ावी कुचामणी ख्याल के एक कलाकार से मैंने अभी हाल ही में बात करी थी। वो कह रहा था जी। साहब शाम होते ही हमको जैसे कोई भैरू जी आते हैं ना वैसे हमको लगता है हम तो कपड़े पहने और नाचे कहीं जाके। जबकि वो समृद्ध हैं, खेती है, सब कुछ है और घर में उपहास के पात्र बन जाते हैं केवल अपने इन कारणों के पीछे ही। वो कहते हैं साहब बेटे की बहू अपने बेटे से बात कर रही थी, मैंने ओवरहेड सुन लिया उसको कान लगा के, तो मेरा पोता पूछ रहा था अपनी माँ से कि बाबा जी क्या लेके आएँगे? बोले बेटा अबार आँखा में काजल घालर आवेला। तो ये एक तरह से हुँ, उपहास है कलाकार का, लेकिन वो कलाकार जो कि अपने जीवन में कला को ओढ़ चुका है, वो उसको छोड़ नहीं सकता। क्योंकि वो तो उसने उसके रग-रग में समा गई वो कला। तो उनको थोड़ा थपथपाने की ज़रूरत है। अकादमियों को इस ओर विशेष ध्यान देना चाहिए। सरकारी संस्थाएँ जो कला के क्षेत्र में काम कर रही हैं,
उनको इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए तो ज़्यादा अच्छा होगा। बिल्कुल और इन कलाओं को आगे ले जाना बहुत ज़रूरी है, लेकिन आप जानते हैं कि जहाँ कलाकार हैं जिन परिवारों में, आगे बच्चे इन कलाओं को नहीं फ़ॉलो करना चाहते। वो जी, पढ़-लिख जी, कर अलग जगहों पे मूव कर जाते हैं। तो जी। ऐसे में जो ये पीढ़ी है, ये यहाँ से आगे बढ़ रही है, पलायन कर रही है और उन कलाओं को छोड़ भी रही है, क्योंकि उन्हें लगता है कि उसमें वो पैसा नहीं कमा सकते। ऐसे बिल्कुल में ठीक है। क्या होगा इन कलाओं का? देखिए, वो जो बच्चे अब नहीं सीख रहे हैं अपने परिवार की कला, उसका पीछे कारण यही है कि उनके सामने आजीविका का संकट है। और आपको जानकर मतलब दुःख भी होगा कि आज चिड़ावी लोकनाट्य खत्म हो गया, केवल इसीलिए। अब वो कलाकार केवल लोकगीत गाते हैं, शादी-ब्याहों में जाके अपना गाते हैं और अपना काम चलाते हैं। लेकिन वो लोकनाट्य खत्म हो गया। वो एक परंपरा दूलिया राणा की पूरी परंपरा खत्म हो गई। तो उसका हुँ, कारण यही है कि उनको वापस उन कलाओं से जोड़ने के लिए उनको थोड़ा-सा प्रश्रय देने की आवश्यक है, उनको आर्थिक मदद करने की आवश्यकता है और उनको अपने अतीत से वापस जोड़ने की ज़रूरत है कि तुम इतने समृद्ध कला के लोग हो, तुमको वापस अपने इस काम में जाना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है। तो ये तभी संभव होगा वरना मुश्किल है। लेकिन अब क्या है कि चमक-धमक का ज़माना है, लोग सब क्षणिक चाहते हैं, हर चीज़ आधा घंटे में को जल्दी से जल्दी कर दो। जैसे अलवर में तमाशा होता है, एक बार जयपुर में कोशिश की, नहीं आप तो डेढ़ घंटे में पूरा कर दीजिए। जो तमाशा हुँ। पूरी रात चलता है, जो ख़्याल पूरी रात चलता है, वो डेढ़ घंटे में कैसे हो सकता है? लेकिन कोई बात नहीं, धीरे-धीरे अगर लोग उसको पसंद करेंगे तो बढ़ जाएगा। तो संस्कारित करने की ज़रूरत है। कलाकारों को भी प्रशिक्षण को मजबूत करने की ज़रूरत है, तो दर्शकों को और श्रोताओं को भी संस्कारित करने की ज़रूरत है और ये काम अकादमियों के लिए स्तर पर बहुत अच्छे तरीके से किया जा सकता है। हुँ, हम लोग शायद इतने कमिटेड नहीं थे। हम लोगों ने पार्ट टाइम थिएटर किया। नौकरी हुँ। इसलिए की कि रोज़ी-रोटी की थिएटर से रोटी नहीं मिल सकती थी, हम जानते थे। लेकिन आज संभावनाएँ बढ़ी है। टीवी पर आपको बहुत सारे एपिसोड चल रहे हैं, और भी बहुत सारे आज थिएटर में भी थोड़ा-सा पैसा आ गया है। लेकिन एक और चीज़ की ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि जी। सरकारी स्तर पर जो बंदरबांट हो रही है अनुदान की, उस पर भी कोई चेक होना चाहिए। ये ₹5000 या ₹10,000 देने से नाटक का कोई भला होने वाला नहीं है। जी। जो कुछ भी अगर हो रहा है, तो उसकी समीक्षा होनी चाहिए कि भई उसका फ्रूटफुल रिज़ल्ट क्या आया? अगर आपको किसी की इमदाद करनी है, तो उसको आप संसाधन दीजिए बजाय पैसा देने के। आप उनको ड्रेसें बनवा दीजिए, उनकी वो सेट्स बनवा दीजिए, उनको मेकअप का पेमेंट कर दीजिए, उनकी और जो ज़रूरतें हैं, उनके रिहर्सल्स के लिए जगह दे दीजिए। ये चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट होती है थिएटर वर्कर के लिए। पर अब हुँ, सरकारी स्तर पर ये होता है कि सरकार को तो दिखाना होता है आंकड़ा कि हमने इतने करोड़ की मदद कर दी या इतने लाख की मदद कर दी, तो वो पर उससे भला कुछ नहीं हो रहा। आज भी हुँ। हमारे यहाँ प्रदेश में एक कोई सांस्कृतिक नीति ठोस नहीं बन पाई है। उसका कारण यही है कि कभी हमने इस बारे में सोचा ही नहीं, गंभीर चिंतन ही नहीं हुआ इस बारे में। वो होना हुँ, चाहिए। मैं इस ओर प्रयासरत हूँ, कोशिश भी करता हूँ। दूसरा एक चीज़ और मैं आपके ओर ध्यान में लाना चाहता हूँ, हमारे सारे सुनने वाले श्रोताओं को भी बताना चाहता हूँ। आज कला और संस्कृति के क्षेत्र में भी बहुत सारे बिचौलिए खड़े हो गए हैं, जिनको मैं जी। अगर ये कहूँ कि इवेंट कंपनियाँ नाम देकर, तो वो क्या करते हैं कि कलाकार के हक में तो पैसा उतना ही कम पहुँचता है और उनकी हुँ, रोज़ी-रोटी उससे चल रही है। उस पर भी चेक होना चाहिए। जो जिसका कला से कोई लेना-देना ही नहीं है और वो कलाकारों का अधिष्ठाता बन जाए, वो थोड़ा-सा दिल को चुभता है। वो ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक इसी प्रकार अकादमियों में जो कला से रिलेटेड लोग हैं, उनको ही नामित किया जाना चाहिए। कोई पॉलिटिकल कार्यकर्ता आके और अध्यक्ष बन जाए और फिर वो अपना एजेंडा चलाए, तो वो भी ठीक नहीं है। मैं ख़ैर सोचता हूँ इस ओर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। बिल्कुल। बहुत सी सटीक बातें आपने आज इस मंच के माध्यम से सभी तक पहुँचाई हैं। नई पीढ़ी को भी देने के लिए बहुत कुछ है आपके अनुभवों की झोली में, तो क्या कहना चाहेंगे इस मंच से, इस नई पीढ़ी को? नई पीढ़ी को तो मैं यही कहना चाहूँगा सुषमा जी कि भैया आप जिस भी काम में लगे हुए हो, पूरी प्रतिबद्धता के साथ, समर्पण के साथ और शिद्दत के साथ लगे रहो। अपने गुरु पर विश्वास करो, अपने अंदर एक आत्म स्वाभिमान बनाए रखो और किसी चीज़ से जो चीज़ आपको दिल से स्वीकार नहीं है, उससे कभी समझौता नहीं करो।
कला के क्षेत्र में आए दिन ऐसा होता है कि लोग आपको कैसे इस्तेमाल करते हैं, आपको बहुत देर के बाद मालूम चलता है। उससे हुँ, थोड़ा-सा बचने की ज़रूरत है और नई पीढ़ी तो आजकल निश्चित रूप से उनका आईक्यू हमसे बहुत अच्छा है, वो अच्छा काम कर रहे हैं। मैं उनके बिल्कुल। सबके सफलता की कामना करता हूँ। जी, और अपना खूबसूरत जयपुर अपनी रंगीनियत को यूँ ही बनाए रखे, ऐसी भी हम सोच रखते हैं और वो बिल्कुल। हमारे ही लाइवलीनेस से हो पाएगा। जी, जी, जी। ईश्वर दत्त माथुर जी, बहुत-बहुत शुक्रिया आज इस मंच के माध्यम से आपने सभी तक अपनी इतनी अच्छी और खूबसूरत बातें पहुँचाई हैं। मैं दिल से आपका धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद सुषमा जी, आपने मुझे अवसर दिया अपनी बात कहने का। हो सकता है ये इसमें बहुत सारी बातें मेरे अपने निजी विचार हों, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो कुछ भी है, अगर कला और संस्कृति का हम सही रूप से भला करना चाहते हैं, उसका उन्नयन चाहते हैं, उसका संरक्षण चाहते हैं, उसका विकास चाहते हैं, तो हमें प्रतिबद्धता के साथ, समर्पण के साथ, ईमानदारी के साथ अपने कार्य में लगना होगा। एक बार पुनः आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार। थैंक यू सो मच। नमस्कार।